स्वागत है आज के एक नए वीडियो में जहां पर आपको महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के प्रमुख अंश जो कि बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यहां पर हर एग्जाम से संबंधित करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है जो प्रदान किया जाता है। आइए चलते हैं वीडियो पर। भारत और रूस के बीच सालाना शिखर बैठक नहीं हो सकी हो, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर होने वाले विमर्श पर कोई असर नहीं पड़ा है। गुरुवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात हुई है और इनके बीच द्विपक्षीय मुद्दों से जुड़े हर विषय पर गहन चर्चा हुई है। जानकारों के मुताबिक दोनों देशों के मौजूदा रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने की सहमति के बीच हुई इस मुलाकात में बढ़ते कारोबारी रिश्ते और एक दूसरे की मुद्रा में द्विपक्षीय कारोबार करने को लेकर भी इनके बीच बात हुई है। डोभाल रूस की तरफ से अफगानिस्तान मामले पर आयोजित एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को गए हुए हैं। चीन अमेरिका में 4 बार पहले भी जासूसी गुब्बारे भेजकर जासूसी करा चुका है। चीन ने अमेरिका में उन स्थानों की जासूसी कराई जहां का उसके लिए सैन्य और वैज्ञानिक महत्व था। गुरुवार को ये जानकारी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दी, लेकिन यह नहीं बताया कि चीन ने किन स्थानों की जासूसी करवाई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, चीन ने विभिन्न तरीकों से अमेरिका ही नहीं बल्कि 5 अन्य महाद्वीपों में स्थित देशों में भी जासूसी कराकर उनकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया कि चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के 1 घंटे बाद से चीनी जासूसी की नई सूचनाएं मिलनी जारी है। ये गुब्बारा पिछले सप्ताह अमेरिका के साउथ कैरोलिना तट के नज़दीक समुद्र के ऊपर मिसाइल प्रहार कर गिराया गया। अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने वीजा बैकलॉग को जल्द से जल्द समाप्त करने की अमेरिकी राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशें मान ली है। भारत उन देशों में है जहां कोरोना संबंधी यात्रा प्रतिबंध समाप्त होने के बाद अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन में काफी तेजी देखी गई थी, लेकिन वीजा प्रतीक्षा अवधि काफी अधिक होने से परेशान थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने छोटे रॉकेट लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV से 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण आज करेगा। SSLV D2D डेवलपमेंटल फ्लाइट नंबर 2 के प्रक्षेपण के लिए 6.5 घंटे की उल्टी गिनती शुक्रवार को 2.48 बजे शुरू होगी। इससे पहले पिछले साल 7 अगस्त को SSLV के पहले मिशन में सही कक्षा में उपग्रह स्थापित नहीं हो सके थे, क्योंकि आखिरी चरण में खामी आ गई थी। इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उपग्रहों का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा रॉकेट पोर्ट के पहले लॉन्च पैड से सुबह 9.18 बजे किया जाएगा। SSLV D2 से जिन 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा उनमें इसरो का एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह O7 EOS-07, अमेरिका का जानस-1 उपग्रह और स्पेस किड्स इंडिया का आजादी सेट-2 शामिल हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने पर आदिवासी क्षेत्रों के लिए अधिक स्वायत्तता, किसानों को और अधिक आर्थिक सहायता, रबर और बांस आधारित उद्योग विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि का वादा किया गया है। यही नहीं, 6,000 रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अलावा राज्य सरकार भी इसमें 2,000 रुपये और देगी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और CM मानिक साहा ने 9 फरवरी 2023 को संकल्प पत्र 2023 जारी किया। जल संरक्षण की दिशा में चलाई जा रही योजना आज़ादी के अमृतकाल के पहले वर्ष के 9 महीनों के भीतर ही अमृत सरोवरों के निर्धारित लक्ष्य का 60% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 15 अगस्त 2023 तक कार्य के पूरा होने का अनुमान है। भूजल संरक्षण के साथ बारिश के पानी को सतह पर जलाशयों में संरक्षित करने के लिए अमृत सरोवर योजना शुरू की गई है। इसी तरह जन भागीदारी के तहत पुराने तालाबों और जलाशयों के पुनरुद्धार के साथ सफाई की जा रही है, जिससे उसमें उसकी क्षमता के बराबर जल भंडारण किया जा सकेगा। देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 नए तालाब और जलाशयों का निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि 15 अगस्त 2023 तक राष्ट्रीय स्तर पर कुल 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। एक्रेडिटेशन यानी मान्यता प्रदान की व्यवस्था के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है। 184 देशों के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर तैयार ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स रैंकिंग में ये बात सामने आई है। संपूर्ण QI के मामले में भारत स्थान पर है। एक्रेडिटेशन को QI का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। माप विज्ञान एवं मानकीकरण भी इसी का हिस्सा है। माप विज्ञान में भारत और मानकीकरण में 9वें स्थान पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर कहा कि मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल होना गर्व की बात है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को बड़ी सफलता मिली है। GSI ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार का पता लगाया है। यह देश में मिला लिथियम का पहला भंडार है।
बैटरियों की बढ़ती जरूरत और उनमें लिथियम के प्रयोग को देखते हुए ये भंडार रणनीतिक रूप से देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। अभी जो भंडार मिला है वहां 59 लाख टन लिथियम होने का अनुमान है। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग में खान सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया, देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है, वह भी जम्मू कश्मीर में। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 23 यूपीजीआईएस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले यूपीजीआईएस में देश दुनिया की दिग्गज कॉर्पोरेट हस्तियां उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में साझीदार बनती दिखाई देंगी। समिट के माध्यम से 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश न सिर्फ उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर को गति देगा बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का जरिया बन युवाओं के सपनों को भी साकार करेगा। 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के अनुपस्थिति में उच्च सदन के मनोनीत सदस्य और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने गुरुवार को पहली बार पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाई। पीटी उषा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस उपलब्धि का क्लिप भी पोस्ट किया। उन्होंने इसे गौरवपूर्ण क्षण बताया। पीटी उषा ने ट्वीट किया, जब मैंने राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता की तब मुझे एहसास हुआ कि जब अधिकार ज्यादा होते हैं तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। उम्मीद करती हूँ लोगों के विश्वास के साथ मील का पत्थर तय कर सकूंगी। उन्हें दिसंबर में राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों के पैनल का हिस्सा बनाया गया था। ऊर्जा सेक्टर के दिग्गज अंबानी और अदानी शेयर 9 कंपनियों समूह तो पहले ही ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं। अब सरकारी क्षेत्र की ओएनजीसी, आईओसी, एनटीपीसी, गेल जैसी दिग्गज कंपनियां भी मान रही हैं कि भविष्य में टिके रहने के लिए उन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बाहर निकलना पड़ेगा। इनमें से अधिकांश कंपनियों ने बेंगलुरु में बुधवार को समाप्त हुए इंडिया एनर्जी वीक आईट ब्लू में अपनी भविष्य की झलक दी है। जैसे ओएनजीसी अगले 10 वर्षों में ऑफशोर विंड एनर्जी से लेकर बायोफ्यूल को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख कंपनी होगी। आईओसी और गेल भी रिन्यूएबल ऊर्जा के कई सेक्टरों में विस्तार करने की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सीडीएसएल के प्लेटफॉर्म पर सक्रिय डीमैट अकाउंट की संख्या 8 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। सीडीएसएल एशिया की पहली और एकमात्र सूचीबद्ध डिपॉजिटरी है। इतना ही नहीं, यह एक्टिव डीमैट अकाउंट के मामले में देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी भी है। इसकी शुरुआत फरवरी 1999 में हुई थी। इसके प्रमुख शेयरधारक बीएसई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, पीपीएफएस म्यूचुअल फंड, एलआईसी और कैनरा बैंक हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में सबसे अधिक मरीज लसिका फाइलेरियासिस यानी हाथीपांव और अंडकोश में सूजन के होते हैं। स्वास्थ्य विभाग 2025 तक इस रोग के उन्मूलन के लिए अभियान चला रही है। शुक्रवार को गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन से राज्यस्तरीय सर्वजन दवा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उष्णकटिबंधीय रोगों का कारण निवारण कर्क और मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। गर्म क्षेत्र होने के साथ वर्षा भी काफी अधिक होती है। यहाँ मच्छर, कीट, परजीवी, फंगस, वायरस और बैक्टीरिया के कारण अंडकोश में सूजन, कालाजार, कुष्ठ, डेंगू, चिकनगुनिया, सर्पदंश, रेबीज जैसे 20 से अधिक रोग अधिक होते हैं। भारत से तस्करी कर ले जाई गई 307 धरोहरें जल्द ही अमेरिका से वापस लाई जाएंगी। ये मूर्तियां विभिन्न क्षेत्रों में ले जाकर बेच दी गई थीं। इनका निरीक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के निदेशक पुरावशेष अनिल तिवारी के नेतृत्व में 3 विशेषज्ञों की टीम अमेरिका के लिए रवाना हो गई है। इन धरोहरों की पुरातात्विक जांच की जाएगी और जांच के बाद उन्हें वापस लाया जाएगा। इससे पूर्व यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भी 7 धरोहर वहां मौजूद भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को सौंपी हैं। जल्द ही उन्हें भी भारत लाया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों के लिए 5 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है। कुछ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को प्रोन्नति मिलने और कुछ के रिटायर होने से खाली हो रही जगहों के लिए यह नियुक्तियां की जा रही हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कलेजियम 31 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत करने की सिफारिश की थी। इसलिए उनसे खाली हुए रिक्त स्थान पर हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर को नियुक्त करने की सरकार से सिफारिश की है। वह 3 अक्टूबर 2018 से ट्रांसफर होने के बाद से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सेवारत रहे हैं। इसके अलावा कलेजियम में शामिल जज जस्टिस संजय किशन कौल और केएम जोसेफ ने जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। कलेजियम ने जस्टिस सोनिया जी गोकानी को गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। ये पद मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को प्रोन्नत करके सुप्रीम कोर्ट भेजने के कारण खाली हुआ है।
कलेजियम ने जस्टिस रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। उन्हें ये स्थान 10 मार्च 2023 को रिटायर हो रहे जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की जगह मिल रहा है। इसके अलावा जस्टिस टी.एस. शिवगन्नम को कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की गई है। भारत में वेरिफिकेशन के साथ ट्विटर ब्लू को लॉन्च कर दिया गया है। वेब पर वेरिफिकेशन के साथ ब्लू टिक सेवा के लिए प्रति माह 650 रुपये और iOS मोबाइल पर 900 रुपये का शुल्क लगेगा। एलन मस्क द्वारा संचालित ट्विटर भारत में प्रतिवर्ष 6,800 रुपये की रियायती वार्षिक योजना भी पेश कर रहा है, जो लगभग 566.67 रुपये प्रति माह है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी सहित देश के 45 विश्वविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्स में नामांकन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) (UG 2023) का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यूजीसी ने अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि आवेदन के लिए लिंक गुरुवार की रात से उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभ्यर्थी 12 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के लिए शहर की घोषणा 30 अप्रैल को होगी। मई के दूसरे सप्ताह से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 21 से 31 मई तक संचालित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से हिंदी, अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया जुलाई 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। भारत सरकार के संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा के लिए 21 फरवरी तक आवेदन स्वीकार करेगा। इसके लिए लिंक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। इस बार सिविल सेवा के 1105 पदों के लिए आवेदन अभ्यर्थियों से मांगे गए हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR में किसी तरह की त्रुटि होने पर 22 से 28 फरवरी तक संशोधन के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। OTR या आवेदन दर्ज करने में किसी तरह की परेशानी होने पर अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 011-23385271, 23,381,125, 23,098,543 पर संपर्क कर सकते हैं। ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 10 फरवरी से 20 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित टेस्ट मई प्रथम या द्वितीय सप्ताह में संभावित है। इसकी रैंक के आधार पर ओडिशा के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में B.Pharma, MCA, MBA, B.CAT, M.Tech, पार्ट टाइम, M.Arch, M.Planning, M.Pharma और लेटरल एंट्री से B.Tech व B.Pharma कोर्स में नामांकन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक वेबसाइट www.og.nic.in पर उपलब्ध है। वहीं B.Tech, B.Arch, B.Planning, इंडस्ट्रियल MAC कोर्स में नामांकन JEE मेन 2023 की रैंक तथा MBBS, BDS, BAMS, BHMS कोर्स में नामांकन नीट UG 2023 की रैंक के आधार पर होगा। बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आइडा) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में उद्योग विभाग के निदेशक तकनीक संजीव कुमार के पास ये प्रभार था। बिहार में अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लाभ के लिए 28 फरवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्वीकार किए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए PMS पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल www.pmsonline.bih.nic.in पर रजिस्ट्रेशन स्वीकार किए जा रहे हैं। पहले ये तिथि 31 जनवरी तक निर्धारित थी। अकाउंट नंबर संबंधित छात्र के नाम से होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल पर जरूरी सूचनाएं समय समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री कॉलेजों से स्नातक उत्तीर्ण सभी श्रेणी की छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त 50,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लाभ के लिए बिहार के स्थायी निवासी के साथ 31 मार्च 2021 के बाद स्नातक या उसके समकक्ष की डिग्री अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल medhasoft.b.nic.in/m का स्नातक 2021 क्लोजिंग पैरेंथेसिस पर स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन स्वीकृत होने पर लाभुक के मोबाइल नंबर पर सूचना दी जाएगी। विस्तृत जानकारी educationbihar.gov.in पर अपलोड है। तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9534547098 व 8986294256 व ईमेल mkaisnatakhelp@gmail.com से प्राप्त कर सकते हैं। ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 10 फरवरी से 20 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित टेस्ट मई प्रथम या द्वितीय सप्ताह में संभावित है। इसकी रैंक के आधार पर ओडिशा के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में B.Pharma, MCA, MBA, B.CAT, M.Tech,
एम टेक, पार्ट टाइम, एम आर्क, एम प्लानिंग, एम फॉर्मा और लेटरल एंट्री से बी टेक व बी फॉर्मा कोर्स में नामांकन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक वेबसाइट www.og.nic.in पर उपलब्ध है। वहीं बी टेक, बी आर्क, बी प्लानिंग, इंडस्ट्रियल एमएसी कोर्स में नामांकन जेई मेन 2023 की रैंक तथा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कोर्स में नामांकन नीट यूजी 2023 की रैंक के आधार पर होगा। मध्य प्रदेश, भोपाल में 13 से 17 फरवरी तक आयोजित होने वाली अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में भाग लेने के लिए बिहार पुलिस की टीम रवाना हो गई है। सीआईडी बीच के राज्य फोटो ब्यूरो निदेशक बिपिन कुमार चौधरी के नेतृत्व में 42 सदस्यीय टीम भोपाल गई है। इनमें जिला पुलिस, सीआईडी, एसटीएफ के पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व बेतिया के सांसद डा. संजय जायसवाल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के बाहरी सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया है। एनर्जी गवर्नेंस के लिए काम कर रही यूएनडीपी के सलाहकार समूह का उद्देश्य एनर्जी गवर्नेंस पेशकश को सही आकार देने में मदद करना है। दुनिया भर के 23 विशेषज्ञों को इसमें स्थान दिया गया है, जिनमें संसदीय प्रतिनिधि, सरकारी निकाय, युवाओं और अन्य नागरिक समाज समूहों को शामिल किया गया है। ये समूह उपलब्ध ऊर्जा और भविष्य के अवसरों, चुनौतियों व जोखिमों का आकलन भी करेगा। मौजूदा समय में एनर्जी गवर्नेंस सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और वैश्विक स्तर पर काम करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री रहने के दौरान खिलाड़ियों को नौकरी देना हमने शुरू किया। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा कर कहा कि अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वालों को बिना साक्षात्कार के सीधे ग्रेड 1 की नौकरी दी जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट निजैम का शुभारंभ करने के बाद खिलाड़ियों को संबोधित करने के दौरान कहा।